स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं और पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक करवा दिया था और अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द पिस्टिल ऑफ अ फ्लावर कंटेन, है ना, किसी भी फ्लावर का मैंने आपको एलएस स्ट्रक्चर भी बताया था। ओके, अब फ्लावर का पिस्टिल की बात कर रहा है। पिस्टिल क्या है बच्चों, ये भी आपसे पूछ सकता है पिस्टिल क्या है। तो पिस्टिल क्या होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, तो फ्लावर के अंदर पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसके पार्ट्स के बारे में पूछ रहा है कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो देखो ये हम फ्लावर में बनाते हैं जब, तो ये क्या है, ये है पिस्टिल। ठीक है, ये हम बना रहे हैं पिस्टिल, जिसमें देखो ये कुछ इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है और ये यहाँ पर थैलमस के ऊपर ये बैठा हुआ है। ठीक है ना, ये जो है ये ओवरी है। ओके, अब देखो इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ये पहला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ओके, ये है स्टिग्मा। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम स्टाइल। और ये क्या है, ये है ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है ओव्यूल। ठीक है, इसके अंदर होता है ओव्यूल, है ना। तो ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ओके, अब इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है। ऑप्शन कह रहा है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो हम क्या कहेंगे, ऑल ऑफ दीज, है ना, सारे ही सही हैं। बच्चों एक बार मैं कैमरा चेक कर लूँ। देखो तो इसमें कह रहा है ऑल ऑफ दीज, यानी कि इसमें सारे के सारे ये सही हैं, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ पीस डिड मेंडल स्टडी इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हेरिडिटी। ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या लिया था, मटर के पौधे को लिया था। ठीक है, गार्डन पे लिया था और मटर का जो पौधा होता है इसका बोटेनिकल नेम होता है पाइसम सेटाइवम। इन्होंने कितने कैरेक्टर्स लिए थे, तो इन्होंने कितने कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए थे, 7 कैरेक्टर। ठीक है, 7 में बहुत सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं। जैसे मटर के पौधे में इन्होंने टॉल प्लांट को लिया जो बहुत लंबा है, ड्वार्फ प्लांट को लिया। ठीक है, तो ये एक कैरेक्टर हो गया। दूसरा ट्रेट हो गया, ट्रेट है ना, मतलब एक ही फ्लावर के अलग अलग जब हम उसमें कैरेक्टर्स देखते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो उसको बोला जाता है ट्रेट। ठीक है, तो प्लांट तो है लेकिन प्लांट मटर का पौधा ही है, मटर के पौधे में, लेकिन फ्लावर हो सकते हैं कि फ्लावर रेड है या फिर फ्लावर वाइट है, ये ले सकते हैं। लंबे पौधे, छोटे पौधे, ये ट्रेट ले सकते हैं। उसके बाद इसके सीड के बारे में, ठीक है, कि सीड जो होगा वो एकदम राउंड सीड होगा या फिर क्या होगा, व्रिंकल्ड सीड होगा, सीड का कलर क्या होगा। इस तरीके से उन्होंने कुछ उन्होंने क्या लिए थे, ट्रेट लिए थे। ठीक है, और उसी पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इन ट्रेट्स को, इन कैरेक्टर्स को। ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर और ट्रेट्स में डिफरेंस है, लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप समझ सकें। ठीक है, तो ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर। जैसे कहेंगे कि आंख है मेरे पास, तो ये कैरेक्टर है कि मेरे पास आंख है। ठीक है, अब मेरी आंखें कैसी हैं, ठीक है, डिफरेंट आइज हो सकते हैं ना, जैसे कि मेरी आंखें ब्लैक हैं, ब्राउन है, ब्लू हैं, ये क्या होगा, आंखों के ये ट्रेट कहलाएंगे। तो ये आंख होना एक कैरेक्टर है और इसके इतने कलर होने, ये क्या कहलाता है, छोटी आंख है, बड़ी आंख है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेट। ओके, तो देखो इन्होंने कितने लिए थे, तो इन्होंने जो ये काउंटिंग जो मैं बता रही हूँ वो 7 है ना, 7 ट्रेट्स इन्होंने लिए थे। किसने, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया और इतनी सारी बातें बताई जिसकी वजह से हम ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो आप बताएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, ऑन एवरेज व्हाट परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिक लेवल रीचेज टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, हर एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में कितने परसेंट और ये परसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल होता है। ठीक है, मतलब प्लांट को खाया किसने, ग्रॉसहॉपर ने खाया, ग्रॉसहॉपर को खाया किसने, फ्रॉग ने खाया, तो फ्रॉग के अंदर ग्रॉसहॉपर का मटेरियल चला गया। अब फ्रॉग को खाया स्नेक ने, तो उसने वो इसके मटेरियल को लिया। कुल कितने मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, तो ये परसेंटेज बच्चों होता है 10%। ओके, ये आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास। हाँ, ये क्वेश्चन है अच्छा करने लायक। ठीक है, आप देखिए इसको हटा रही हूं मैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि लाइट एंटर फ्रॉम एयर लाइट एंटर फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट। ठीक है, लाइट एयर से आ रहा है, एयर
एयर हो गया हमारा एक मीडियम, ठीक है। उसके बाद ये एक ग्लास प्लेट में ये प्रवेश कर रहा है, ठीक है, ग्लास की प्लेट है उसमें ये प्रवेश कर रहा है। कौन प्रवेश कर रहा है? एयर, ठीक है, सॉरी लाइट, है ना, लाइट प्रवेश कर रहा है भाई। तो लाइट, तो देखो ये इंसिडेंट रे है ना, जो रे आ रही है वो है। अब ग्लास के अंदर जाएगी जब रे, तो यहाँ पर अगर हम एक नॉर्मल बनाते हैं, परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, तो हम देखेंगे कि ये मीडियम जो होता है, ये कौन सा मीडियम होता है? ये होता है रेयरर मीडियम। हो हाँ ठीक है, ये होता है रेयरर मीडियम। और ये क्या है? ये है डेंसर मीडियम, है ना, ये इसकी बात कर रहे हैं। ये क्या है? ये है डेंसर मीडियम। ओके, अब जब डेंसर मीडियम में लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा, तो ये क्या करेगा कि ये परपेंडिकुलर जो नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो गया। ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पर इसने अपने रास्ते को टर्न लिया है, ठीक है, यहाँ पर मुड़ा है ये। तो इस जगह पर क्या हुआ? इस जगह पर हुआ रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। हालांकि क्वेश्चन क्या दिया है वो हम देखेंगे। और ये वाली जो रे है, ये क्या, कौन सी रे कहलाएगी? रिफ्रैक्शन के बाद वाली, यानी कि ये कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है। अब इसमें आपको क्या दे रखा है? आपसे कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, ये जो ग्लास है ना, इस ग्लास ने इस रे का यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ। क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब लाइट आ रही थी ना, तो लाइट की स्पीड मैक्सिमम एब्सोल्यूट लाइट की स्पीड थी, यानी कि एयर में इसकी स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। इस स्पीड से यहाँ से लाइट आ रही थी। लेकिन जब ग्लास में आई तो ग्लास ने बोला कि नहीं 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 नहीं, ये इतना स्पीड नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसने इसकी स्पीड कम करने के लिए दबाव, इसके ऊपर दबाव बनाया। इसने, इस ग्लास ने कितना दबाव बनाया, ठीक है, वो इसकी क्वालिटी पर डिपेंड करेगा कि भाई ये कितना पावरफुल है। जो इसका पावर है, जिस पावर की वजह से इसकी स्पीड कम हो गई, है ना, इसकी स्पीड कम हो चुकी है, लाइट की स्पीड यहाँ पर कम हो गई, ठीक है। ये स्पीड यहाँ पर अब v क्या हो गया है? ये कम हो चुका है। कितना है पता नहीं, लेकिन स्पीड कम हो गया। ओके, इसका दे रहा है कि इसके पास स्पीड कम करने की जो ताकत है, ताकत को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? ये दिया है 1.50, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दे रखा है। स्पीड ऑफ लाइट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? यही तो पूछ रहा है कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, इसका इस ग्लास के अंदर इसका स्पीड क्या होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम फॉर्मूला जानते हैं कि देखो म्यू इसमें दे रखा है ना, 1.5। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर? सी का मतलब होता है एब्सोल्यूट स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की वैक्यूम में जो स्पीड होती है वो स्पीड हम यहाँ रखेंगे, और अपॉन में जिस मीडियम में वो प्रवेश की है, और जिस मीडियम का हमको जानना है कि उस ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मतलब हमको यहाँ पर पता करना है स्पीड, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हमको पता करना है स्पीड, ठीक है ना। लाइट की स्पीड पता करनी है, कहाँ पता करनी है? ग्लास के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा? ये ग्लास के अंदर हम लाइट की स्पीड पता करेंगे ग्लास के अंदर, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। ओके, तो हमको ये चीज पता करना है ना। ये चीज पता करने के लिए इसको यहां रखते हैं और इसको यहां रख देते हैं। ये कहता है भाई मेरी वैल्यू पता करनी है, तुम्हारी वैल्यू तो पता है, तो मुझे इधर आने दो और तुम इधर आ जाओ। कहता है कोई दिक्कत नहीं है, तुम आ जाओ। तो v, ग्लास का v हम पता करने जा रहे हैं, ये c अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। अब बस आपको क्या करनी है? वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट कर दो, तो c की वैल्यू क्या दे रखा है? c की वैल्यू देखो होता ही है, आप याद ही कर लो, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और यहाँ पर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ना, कितना दे रखा है? 1.5। ओके, यहाँ से अगर आपको पॉइंट हटाना है, पॉइंट को आगे बढ़ाना है, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ चला तो जाएगा, ठीक है, लेकिन बोलेगा कि 1 0 आगे बढ़ा दो, तो पॉइंट तो उधर चला गया, ठीक है। चूंकि एक डिजिट को इसने क्रॉस किया है, इस वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 0 आ जाएगा, ठीक है। या आप इसको सीधा सीधा ये समझिए कि 10 का ऊपर मल्टीप्लाई और 10 का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब 15 से इसको हम कैंसिल करेंगे, तो 15 2 जा क्या हो जाएगा? 30, ठीक है। आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 2 × 10⁸, है ना। इतना इसकी स्पीड बता रहे हैं ना, तो हम क्या बताएंगे? मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। मतलब इसकी स्पीड पहले कितनी थी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड थी, लेकिन यहाँ पर आने पर स्पीड घट करके कितनी हो गई? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गई। अब देखो आपको इसमें आंसर दे रखा है, हाँ आंसर दे रखा है ए वाला, ठीक है। ए वाला आंसर दिया है ना, ये क्या हो गया? 2 ×
10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया बच्चों क्वेश्चन? ठीक है, सिंपल सा ये है और इस तरीके से न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए भी थे लाइट चैप्टर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। कह रहा है द नियरेस्ट पॉइंट इन द ह्यूमन आईज इज, है ना, ह्यूमन आई। हमको अगर कुछ पढ़ना है, ठीक है, तो हमको अपनी आंखों के सामने कितने डिस्टेंस पर हमको बुक को रखना चाहिए जब हमको क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, तो ये जो क्लियरली, जब आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है ना, उसके आगे करते ही जब आपको ब्लर दिखाई दे रहा है, तो ब्लर वाले में नहीं जाना है, आप क्लियर वाले में जाओ कि इतने पर मेरे को क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जहां तक में क्लियर दिखाई दे रहा है वहां पर एक स्केल रखो और ये डिस्टेंस मेजर करो। तो अगर नॉर्मल आई है, हेल्दी आई है, कोई आई में डिफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर, है ना। कह रहा है इलेक्ट्रिक पावर को कौन सा इसमें से रिप्रेजेंट नहीं करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला बताइए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर के देखो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले दे रखे हैं। अब आप देखिए इसमें से कि कौन सा फॉर्मूला है और कौन सा फॉर्मूला नहीं है, ये चीज़ आपको पता करना है। ठीक है, पावर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, P इज इक्वल टू, अब देखो इसमें कह रहा है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर। देखो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पहला ये दे रखा है ना, आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये होता है कि करंट आप बढ़ाएंगे तो पावर भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आपको दे रखा है P इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर। ठीक है, आई आर स्क्वायर। अगर हम आर को अगर हम बढ़ाते हैं, आर मतलब रेजिस्टेंस, करंट को रोकने वाला, अगर हम उसको बढ़ाएंगे तो पावर बढ़ेगा कि घटेगा, पावर तो घट जाएगा ना, यानी कि ये फॉर्मूला तो नहीं होता है। ठीक है, तो सेकंड वाला फॉर्मूला हमारा नहीं होगा। और वैसे भी आप समझ जाना, ठीक है, कि पावर कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को पावर किससे मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा रहेगा तो पावर ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर देखो करंट अगर ज़्यादा है तो पावर ज़्यादा है। दूसरा आपसे क्या कह रहा था, दूसरा आपको दे रहा था ऐसे कि आई आर स्क्वायर, ओ भाई है ना, आई को तो हमने बढ़ाया नहीं है और रेजिस्टेंस हमने बढ़ा दिया, मतलब रास्ते में रुकावट, हमने करंट के रास्ते में बहुत सारा हमने रुकावट कर दिया और हम कह रहे हैं पावर बढ़ गया। ऐसा होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि करंट बढ़ेगा तब पावर बढ़ेगा। यहाँ पर तो करंट क्या बढ़ेगा, कैसे, करंट तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस का स्क्वायर है। आप इस तरीके से दिमाग में सोचना। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस वाला ये वाली बात तो गलत है। ठीक है, थर्ड वाला क्या है, P इज इक्वल टू आई वी आई, बिल्कुल सही है ना। P जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट है ना, इसके ये इस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना, ये दे रखा है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये सारे रिलेशन हमने देखे हैं। तो P का हमने आई स्क्वायर आर, वी आई, वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, ये सारे ही रिलेशन हैं, सिर्फ वो एक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला एक दिया है ना, P इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, गलत, रॉन्ग है, गलत। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा है अ करेंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलामेंट इन 16 सेकेंड वुड बी रफली, कितने होंगे। आप देखो ध्यान से सुनो और समझो, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि एक वायर हमने ले लिया, क्या ले लिया, एक ये हमने वायर ले लिया है, लंबा सा एक हमने वायर लिया और इस वायर में करेंट, इसको हमने अटैच किया है। ठीक है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, अटैच कर दो ताकि करंट फ्लो हो। चलो, तो यहाँ से मान लो कि इसको मैंने अटैच कर दिया, किसके साथ मैं अटैच करूँगी, इसको बैटरी से मैंने अटैच कर दिया है। ठीक है, मैंने 3 सेल की बैटरी लगाई और इसको मैंने अटैच कर दिया। देखो 3 सेल की बैटरी लगा करके मैंने इसको अटैच कर दिया। ठीक है, अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट किधर से आ रहा है, पॉजिटिव से आ रहा है और नेगेटिव की तरफ। तो करंट इधर से होकर के आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, यहाँ से होकर के यहाँ। ठीक है, ये करंट फ्लो हो रहा है। ये कह रहा है कि जो ये कंडक्टर है हमारा, जो वायर है ना, देखो यही कह रहा है ना, करंट ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है, जो करंट हम दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं, 1 एम्पियर का करंट यहाँ से हम पास कर रहे हैं। ठीक है, करंट जो हमने दिया वो हमने 1 एम्पियर का करंट दिया, यानी कि करंट आई की वैल्यू
वैल्यू यहाँ पर दे दिया गया है कि I की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 एम्पियर की वैल्यू है। अब कह रहा है कि किसी भी एक जगह पर, है ना, जैसे मान लो कि इसी जगह पर, इस जगह पर मैंने बहुत सारे बॉडीगार्ड को खड़ा कर दिया, ठीक है। इसको मैंने बोला कि तू काउंट करना, इसको बोला मैंने कि तू काउंट करना, इससे बोला कि तू काउंट करना, ठीक है। बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, काउंट करो। इसको भी मैंने खड़ा कर दिया, इसको भी मैंने खड़ा कर दिया, इसको भी मैंने खड़ा कर दिया कि तुम लोग काउंट करना, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इस जगह पर काउंट करो, इस एक जगह पर काउंट करो कि 1 सेकंड में, है ना। टाइम भी मैंने दिया, मैंने कहा कि टाइम जो होगा हमारा t वो होगा 1 सेकंड, ठीक है। तो 1 सेकंड में यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल यहीं से 1 सेकंड में 1 2 3 4 5 6 10 कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, ये तुम सबको काउंट करके मुझे बताना है। यही पूछ रहा है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए, ठीक है। यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स एक बार में निकलते हैं वो हमको बताना है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, ठीक है। ये होता है, ये तो हमने पढ़ाई है ना, कि I करंट क्या होता है कि कितना चार्ज और 1 सेकंड में कितने चार्ज पास हो रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ चार्ज, है ना, ये चार्ज है, कितने चार्ज, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन इतने यूनिट समय में पास हो रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट, है ना। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, ज़्यादा चार्ज अगर निकल रहा है, इसका मतलब करंट वहाँ पर ज़्यादा है। इस Q को और आप क्या लिख सकते हैं, तो इस Q को, इसी को हम अगर सीधा सीधा दिखाएं तो हम बोल सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज, है ना। जितने इलेक्ट्रॉन यूनिट टाइम में निकल रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन यूनिट टाइम में निकल रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये हो गया हमारा चार्ज और ये हो गया करंट, है ना। अब इस फॉर्मूले को ले लो, क्योंकि आपसे पूछ रहा है, यही क्या पूछ रहा है, इस n की वैल्यू पूछ रहा है कि यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले ये बताओ, है ना। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो हम इन दोनों को, इसको और इसको ले लेते हैं और इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो I इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा NE अपॉन T। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, N की वैल्यू निकालनी है। तो I और T, है ना, इन दोनों का पहले कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I मल्टीप्लाई बाई T इज इक्वल टू, है ना, ये इधर डिवाइड में है, उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो गया, और इधर हमारा N और E है ही। हमको वैल्यू N की निकालना है, तो N कहता है E से कि भाई तुम इस साइड चले जाओ, क्योंकि मेरी वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। अब ये E जो है वो इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बन जाता है, E इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी E नहीं, ओहो, यहाँ इक्वेशन क्या बन जाएगा, n इज इक्वल टू, n अकेला रह गया और E उधर चला गया। उधर पहले से ही कौन है, I और T है ना, तो पहले से ही I और T है, और चला कौन गया, E चला गया उधर नीचे, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई में था, E इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बस अब आपको क्या करना है, केवल वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ओके, और I की वैल्यू आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दिया है 1, ओके, मल्टीप्लाई बाई T, है ना, टाइम भी आपको दे रखा है कितना, 1 सेकेंड, ओके। E की वैल्यू चार्ज, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम का चार्ज, ठीक है। ये होता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हो गया, है ना। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊं, है ना, पॉइंट को मैं कहूँ कि तुम यहाँ जाओ, तो ये कहेगा कि मैं पॉइंट तो उधर चला जाऊंगा, और एक तरीके से यहाँ जाने का मतलब मैं पॉइंट गायब हो जाऊंगा, लेकिन तुमको क्या करना पड़ेगा, इधर 0 बढ़ाना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, हम 0 बढ़ा लेते हैं, तो हमने इधर 0 बढ़ा लिया और यहाँ से पॉइंट ये क्या हो गया, गैप हो गया, ओके। अब हम क्या करेंगे इसको, अब देखो, अब हमको क्या करना है, एक मिनट, ऐसा ना, अब इस कैलकुलेशन का तो कहीं तो मिस्टेक है, इस कैलकुलेशन का आंसर आएगा, अच्छा एक मिनट, एक बार क्वेश्चन को वापस पढ़ें। 16 सेकेंड, है ना, टाइम कितना दे रखा है, टाइम 1 सेकेंड नहीं दिया है, टाइम 16 सेकेंड दिया है, 16 सेकेंड, है ना, कि 16 सेकेंड तक तुम लोग इंतजार करना कि 16 सेकेंड तक में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होते हैं, ठीक है। तो T इज इक्वल टू कितना है, 16 है, तो T की जगह पर हमको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर हम रखेंगे 16, ओके। अब देखो यहाँ से इसमें से डेसिमल हट गया और यहाँ पर 0 आ गया, और ये 16 से ये 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब बचा कौन है, ऊपर बचा है n इज इक्वल टू, देखो ऊपर कौन बचा है, केवल 10, है ना, ऊपर बचा है 10
और नीचे बचा है क्या 10 के पावर -19। ओके, अब 10 के पावर -19 जब ऊपर जाता है तो ये क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से ये ऊपर गया तो ये पावर क्या हो जाएगा, ये माइनस में है, पावर हो जाएगा प्लस में, +19। ठीक है, ये कहता है कि तू अकेले क्यों रहेगा, तू भी आकर के हमारे साथ जुड़ जा। ठीक है, तो ये भी आकर के इसके साथ जुड़ जाता है क्योंकि दोनों भाई भाई है ना, 0 वाले हैं, तो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 10 के पावर +20। मतलब आप 10 के पावर 20 है ना, समझ रहे हैं आप, 10 के पावर 20 मतलब यहाँ पर 16 सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हुए वो 10 के पावर 20 है ना, इतने इलेक्ट्रॉन्स पास हुए हैं। आंसर दे रखा है कि नहीं ऑप्शन में, 10 के पावर 20। 10 के देखो पावर को ना कैसे लिखा है भाई, 1020 लग रहा है ना, 10 के पावर 20 पहला वाला ऑप्शन जो दिखा है देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये देखो इतने इलेक्ट्रॉन्स 16 सेकेंड में यहाँ से पास हुए हैं, है ना। करंट जो फ्लो हो रहा है और मैंने केवल यहाँ पर देखो ये 1 एम्पियर का ही केवल करंट आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा करंट भी नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ से 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, ये संख्या है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसमें कोई यूनिट नहीं लगेगा है ना, इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास हो रहे हैं। ओके डन। अब उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चों, वो क्वेश्चन जो है ना वो सिलेबस में है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने केवल लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स का केवल लेफ्ट हैंड पढ़ा है, राइट हैंड हमारे सिलेबस से हट गया है। नेक्स्ट दिया है 4 सिचुएशन आर गिवन बिलो, है ना, आपको 4 सिचुएशन दिए गए हैं। पहला दिया है एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कैरिंग करेंट, आपसे क्या पूछ रहा है, रेक्टेंगुलर लूप कैरिंग करेंट। ठीक है, सोलेनॉइड ऑफ फाइनाइट लेंथ, एक डेफिनेट लेंथ होना चाहिए, डेफिनेट लेंथ कैरिंग करेंट, circular loop carrying current. In which of the above cases will the magnetic field produced be like that a bar magnet। ये तो बहुत आसान सा है, सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड वाला आंसर आपका सही है, क्योंकि सोलेनॉइड के बारे में हमने पढ़ा है कि सोलेनॉइड जो होता है, देखो मैं हटा रही हूँ इसको, है ना, सोलेनॉइड में हमने क्या पढ़ा है कि सोलेनॉइड जो होता है वो बिल्कुल और बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह से काम करता है। ठीक है, सोलेनॉइड बिल्कुल बार मैग्नेट के जैसा काम करता है। ये हमने ले लिया सोलेनॉइड। ठीक है, ये अगर हम सोलेनॉइड यहाँ से बना रहे हैं तो ये सोलेनॉइड आपको कैसा काम करेगा, ये बिल्कुल बार मैग्नेट जैसा काम करता है। ठीक है, ये हमने इसके ऊपर वायर लपेट दिया, बहुत नज़दीक हमने इंसुलेटिंग वायर इसके ऊपर हमने लपेट दिया, तो ये क्या बन गया, हमारा सोलेनॉइड बन गया। और इसका जो वायर है ये बहुत नज़दीक करेंगे, मैं जल्दी बना रही हूँ, और इस वायर को हमने अटैच कर दिया किसके साथ, सेल या बैटरी के साथ हमने यहाँ पर इसको अटैच कर दिया और ये बन गया हमारा सोलेनॉइड। ठीक है, ये बिल्कुल कैसा बिहेवियर करता है, ये एक बार मैग्नेट मतलब इस शेप का जो मैग्नेट होता है ना, ये इस शेप का जो मैग्नेट है इसी को बोलते हैं बार मैग्नेट, जिसमें एक होता है साउथ पोल और दूसरा होता है नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये बिल्कुल बार मैग्नेट जैसा बिहेवियर करता है कौन, सोलेनॉइड। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। ओके बच्चों, तो इस तरीके से ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी दमदार, अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आगे कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।